राजा वही होता है जो दिलों पर राज करता है। आज वो अगर एजुकेशन की तरफ तवज्जो देते तो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली नस्लें आज डासने का नाम रोशन करती। यहीं से ही कोई मजिस्ट्रेट होता, यहीं से ही कोई आईपीएस होता, यहीं से कोई आईएएस होता, यहीं से अदर्स एमबीबीएस दीगर लोग होते हैं। डासने के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी भी स्थिति बहुत नाजुक रही है। डासने के प्राइमरी स्कूलों की भी स्थिति नाजुक रही है। जैसे आप सबका साथ सबका विकास जी जैसे बीजेपी करती है, देखिए बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती हमें पता नहीं। अब से 10 साल पहले से जो डासने इलाके के जो हमारे आवाम के लोग हैं जिन्हें मेडिकल की दिल्ली में सुविधाएं चाहिए, चाहे वो पंत हॉस्पिटल हो, दिल्ली सरकार के अंडर में जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उनमें हम पूरी सुविधाएं दिलाने का काम कर रहे हैं। सेम पैटर्न पे जो दिल्ली का पैटर्न है, जो पार्टी का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर हम भी डासने के अंदर में काम करेंगे नहीं करते आ रहे हैं। और पार्टी की ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी रही है कि एजुकेशन के ऊपर में जो काम किया है, हेल्थ पे जो काम किया है, आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने वो काम नहीं किए हैं। फिर एक बार मैं डासना के अंदर आया हूँ। डासना एक ऐसी जगह है जहाँ पर नगर पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं और इस बार ये इलेक्शन इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डासना क्षेत्र से ही 15 से 16 कैंडिडेट्स फील्ड में उतर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी, भाजपा जनता पार्टी, इवन अगर हम बात करें आरएलडी का कैंडिडेट भी यहाँ से लड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो लड़ रहे हैं। देखना ये है कि ये इलेक्शन इस दौर में कितना पुरजोर पकड़ता है, कितना तेज़ी के साथ इंटरेस्ट आम आदमी के बीच में पैदा करता है। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट, लगभग इनका टिकट कंफर्म्ड है क्योंकि ये एक ही कैंडिडेट हैं जो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। इनका नाम है अनवार अहमद सैफ़ी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी लिस्ट नहीं आई है, कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है अभी, तो आपकी जर्नी इलेक्शन के अंदर किस तरह से शुरू हुई है? पॉलिटिक्स में कदम आपने कब रखा? पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया और मेरी बातों को जनता तक पहुंचाने का एक सिस्टम बनाया। मैं 90 के दशक में 1990 मैंने पार्टी ज्वाइन करी, मैं राजनीतिक में आया और राजनीतिक में आने के बाद में मैं डासना नगर पंचायत से दूसरी योजना डासना नगर पंचायत की रही 1995 में। उस वक्त में महिला सीट थी हमारे यहाँ पर। उस वक्त में मैंने महिला सीट से अपनी वालिदा के नाम से टिकट भरा और चुनाव लड़ा और तब से लेकर मैं 95 से लेकर आज तक मैं डासने की पॉलिटिक्स के अंदर में सरगर्मियाँ रही हैं, मेरी पॉलिटिक्स में रही हैं और आवाम के साथ में शाना बशाना में चलता आ रहा हूँ। आवाम के साथ में, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके हर घड़ी के उनके साथ रहा हूँ। और आज भी मैं डासना नगर पंचायत से आम आदमी पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया है और मुझे उम्मीद है अपनी प्यारी जनता से, अपने प्यारे भाइयों से, अपने साथियों से कि मुझे पूरा ताउन, पूरा उनका प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, मुझे मिलेगा और मैं इंशाल्लाह नगर पंचायत डासने में आम आदमी पार्टी के बैनर तले जीतकर नगर पंचायत में चेयरमैन का पद हासिल करूँगा इंशाल्लाह। अभी इलेक्शन की अभी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है अभी। अगर आप डासना से चेयरमैन बन जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो किस तरह के काम आप जो डासना की युवा पीढ़ी है, जो डासना की यूथ है, उसके लिए आप करना चाहेंगे?
देखिए 30 साल हो गए हमारे नगर पंचायत डासने में चेयरमैनी के लिए, और 30 साल के पीरियड के अंदर में जो जनता को मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो बेसिकली सुविधाएं जिनको कहा जा सकता है, उस सुविधाएं से हमारी जनता वंचित रही है। उसमें चाहे हमारा बिजनेसमैन तबका रहा हो, चाहे हमारे सर्विसमैन का तबका रहा हो, चाहे नौजवान साथी का एजुकेशन का तबका रहा हो। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इस बात के लिए, जो नौजवान तबका है, जो बेरोजगारी की कगार पर खड़ा हुआ है, उसको सबसे पहले मैं उसको रोजगार की तरफ लाने का काम करूंगा, चाहे वो जॉब के शक्ल में हो, चाहे वो बिजनेस की शक्ल में हो। डासने के अंदर में जो हमारे राजनीतिक साथी रहे हैं, भाई रहे हैं हमारे, उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी ऊंची रही। किसी एमपी एमएलए की लेवल की नहीं, बल्कि सीएम लेवल की उनकी पकड़ रही। लेकिन इसके बावजूद भी डासने के अंदर में कोई भी लड़का गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में नौजवान तबका नहीं जा पाया, ना ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर में तबका जा पाया। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इस बात पे कि मैं नौजवान तबके को, आने वाली पीढ़ी को ऐसे स्टेज पे लेके जाऊँ ताकि उन्हें जॉब तो मिले ही मिले, उनके घर के अंदर में भी खुशहाली आए। आम आदमी पार्टी इस पैटर्न पे काम कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है, हेल्थ पे काम कर रही है, इलेक्ट्रिकल सिटी पे काम कर रही है, और उसका दोनों का दोनों सैंपल आपके सामने दिल्ली सरकार के अंदर में, पंजाब सरकार के अंदर में पूरी दुनिया देख रही है। और इससे बड़ी ताकत, इससे बड़ी बात क्या कहूँ, जो दुनिया की आज सुप्रीमो है, जिसे सुप्रीमो ताकत कहते हैं, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, उसकी राष्ट्रपति की पत्नी जब दिल्ली आती है तो उनकी ख्वाहिश रहती है कि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखूं। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं या अभी जो बाइडन है उनकी बात कर रहे हैं? अभी जो आए जो बाइडन आई हैं, दिल्ली आई हैं, तो वो दिल्ली आने के बाद में उन्होंने सबसे पहली ख्वाहिश रखी कि मैं दिल्ली के स्कूलों को देखूं। और पार्टी की ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी रही है कि एजुकेशन के ऊपर में जो काम किया है, हेल्थ पे जो काम किया है, आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने वो काम नहीं किए हैं। सेम पैटर्न पे, जो दिल्ली का पैटर्न है, जो पार्टी का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर हम भी डासरे के अंदर में काम करेंगे नहीं, करते आ रहे हैं। हम अब से 10 साल पहले से जो डासने इलाके के जो हमारे आवाम के लोग हैं, जिन्हें मेडिकल की दिल्ली में सुविधाएं चाहिए, चाहे वो पंत हॉस्पिटल हों, दिल्ली सरकार के अंदर में जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उनमें हम पूरी सुविधाएं दिलाने का काम कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है, जो यहाँ के लोग हैं डासना के, अगर उनको दिल्ली के अंदर जा कर के उनको मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए, जी, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जी, तो उनके लिए आप फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे? कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। 10 साल पहले से कर रहे हैं हम लोग, 10 साल पहले से कर रहे हैं हम लोग। आज नहीं करेंगे, आज हम चुनाव तो आज आया है, चुनाव तो आज आया, हम 10 साल पहले से इस काम को कर रहे हैं। और डांसने के लिए नहीं कर रहे हम हमारे इलाके के लिए कर रहे हैं। हमारे पास में कोई भी शख्स आ गया, दैपा, कमालपुर, प्लकवा, हापुड़, गढ़, कहीं से भी कोई शख्स आ गया, किसी भी माध्यम से वो हमारे तक पहुंच पाया, तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम उसके साथ चलें और उसको वो सुविधा मुहैया कराएं जिसके लिए वो हमारे पास आया है। जैसे आप भी सबका साथ सबका विकास, जी, जैसे बीजेपी करती है। देखिए बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती हमें पता नहीं, पर हम जो कह रहे हैं, हम उस जो कहते हैं, हमारी पार्टी जो कहती है, हमारा लीडर जो कहता है वो करके दिखाता है, उसको काम को करके दिखाता है। ये तो लोग सभी जानते हैं कि दिल्ली एक एग्जाम्पल बन गया है लोगों के लिए, और ख़ास तौर से एजुकेशन की फील्ड के मामले में। जी जी, लोग अगर जाते हैं वहाँ पर और तो वो ये कहते हैं अगर आपको सरकारी स्कूल्स की लोकेशन या फिर उनका हुलिया देखना हो तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से कम नहीं है। जी,
तो जो डासना के सरकारी स्कूल्स हैं या आसपास के इलाके के स्कूल्स हैं, उनकी हालत आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह की हालत है स्कूल्स को लेकर के। तो अगर आपकी सरकार यहाँ पर आती है ख़ासतौर से डासना के अंदर, तो क्या आपका भी मुद्दा एजुकेशन रहेगा, स्कूल्स के ऊपर ध्यान रखेंगे आप? हमारा मुद्दा ही एजुकेशन का है। अभी अभी हमारे माननीय सांसद जी संजय सिंह जी ने एक आह्वान चलाया कि भाई सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखो। हमारी यूपी गवर्नमेंट के सुप्रीमो ने कहा कि हमने जो सरकारी स्कूल हैं उनका मॉडल चेंज कर दिया है। तो हमने सोचा, पार्टी ने सोचा, आम आदमी पार्टी ने सोचा, भैया संजय भैया के नेतृत्व में हम डोर टू डोर स्कूलों को गए और स्कूलों की हालत हमने जब देखी तो वो हमने सरकार को अवगत भी कराया, पब्लिक को भी हमने दिखाया कि जो सरकार कह रही है स्कूल ऐसे नहीं है बल्कि स्थिति इस तरह की है। डासने के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी भी स्थिति बहुत नाजुक रही है। डासने के प्राइमरी स्कूलों की भी स्थिति नाजुक रही है और नाजुक स्थिति की वजह से ही डासने की आवाम जो है अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों के अंदर में नहीं भेज पा रही। रीज़न ये रहा कि जो भी हमारा कस्बे का नुमाइंदगी जिन लोगों ने भी करी उन्होंने कभी एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी। काश वो अगर एजुकेशन की तरफ तवज्जो देते तो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली नस्लें आज डासने का नाम रोशन करती। यहीं से ही कोई मजिस्ट्रेट होता, यहीं से ही कोई IPS होता, यहीं से कोई IAS होता, यहीं से अदर्स MBBS दीगर लोग होते हैं यहाँ से सिविल्स के अंदर में, पब्लिक सेवा के अंदर में होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीज़न ये रहा कि बेस नहीं मिल पाया उनको यहाँ से। जब एजुकेशन का बेस अगर बच्चे को मिल जाएगा, उसको बेस मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी हाई एजुकेशन जिस लेवल पर पहुँचेगा वो ऑटोमेटिकली आगे पहुँचने का काम करेगा वहाँ पर। केजरीवाल से कभी मिले हैं आप? जी मैं मुलाकात कर चुका हूँ। कितनी बार मिले आपकी? मेरे 3 बार मुलाकात हुई है फेस टू फेस। क्या क्या बातचीत हुई? बातचीत बस उन्होंने पहली बात जब मेरी मुलाकात हुई उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आम आदमी पार्टी के लिए काम करो, आम आदमी के लिए काम करो और जितना हो सकता है लोगों के दिलों को जीतने का काम करो। उन्होंने कहा कि राजा वही होता है जो दिलों पर राज करता है। अगर आपने अपने क्षेत्र के लोगों का दिल जीतना है तो उनके दिल पर राज करने की कोशिश करो, उनके सुख दुख में काम आओ, उनके सुख दुख में। मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई कभी? मनीष सिसोदिया से मेरी 1 बार मुलाकात हुई। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों क्वालिटी है। ऐसा फर्क है दोनों के अंदर में। जैसे हम ग्वालियर के शोरूम पे अगर चले जाएं और जब हम रेट में गारमेंट्स को देखते हैं और थान निकालते दिखाता है तो लगता है ये उससे अच्छा, ये उससे अच्छा। तो लगता है जब हम अरविंद जी से मिलते हैं तो वो उससे अच्छे लगते हैं, जब मनीष जी से मुलाकात होती है तो वो उससे अच्छे लगते हैं। और दोनों के अंदर में अपनी अपनी जगह बहुत ही उम्दा क्वालिटी है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अभी CBI जांच बैठी थी अभी मनीष सिसोदिया के ऊपर। जी, क्या कहना है आपका? बड़ी लेवल की बात है। आपने क्वेश्चन करा, बड़ा लेवल का क्वेश्चन। मैं बहुत अदना सा सिपाही हूँ पार्टी का, लेकिन अदना सा सिपाही होने के नाते से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं, अखबारों के माध्यम से, आपके माध्यम से हम तक एक मैसेज आता है कि वो क्लीन चिट होकर वापसी आए हैं, रिटर्न आए हैं वहाँ पर। अगर उनके बॉडी पे, उनके बदन पे, उनके लिबास पे कहीं दाग होता तो कहीं ना कहीं नजर आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पारदर्शी, बिल्कुल पारदर्शी है। ये खूबी रही है। मैं पार्टी से जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि पार्टी के जो भी कैंडिडेट है, जो भी मैं कह रहा हूँ नेता है, लीडर है, मंत्री जो भी है, बिल्कुल पारदर्शी और ईमानदारी के साथ में काम करता है। मजे के साथ मस्त से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। गेम पसंद है कोई आपको? हॉबी गेम होती है? बहुत सारे गेम। जैसे मुझे बैडमिंटन पसंद है। हाँ। आपको क्या पसंद है? मुझे क्या पसंद है? चलो वॉलीबॉल रहा हूँ मैं MH कॉलेज में मैंने तालीम हासिल करी थी। जी। तो वहाँ कुछ लम्हे जब मतलब खाली पीरियड हो जाया करता था तो हम वॉलीबॉल खेल लिया करते थे वहाँ पे। वैसे तो रहा ये कि मैं बचपन से ही या तो मैं तालीम की तरफ रहा या मैं अपने बिजनेस की तरफ रहा। पार्ट टाइम जो भी मुझे मिलता था, खेलने का इतना मौका नहीं मिल पाया मुझे,
क्योंकि मेरे फादर जो हैं गरीब फैमिली से थे और एजुकेशन उनके पास नहीं थी, तो उनके कारोबार को संभालना, बिजनेस को संभालना, ये सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर आई हुई थी वहाँ पर। तो मैं अपने वालिद मोहतरम का उनका साथ देता रहा, उनके साना बशाना खड़ा रहा वहाँ पर। तो मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाया कि मैं ज़्यादा खेल पाऊँ। खेलने का सिर्फ वक्त मुझे कॉलेज में थोड़ा बहुत जो पीरियड खाली होते हैं तो वहीं मिल पाया, इसलिए मैं अदर्स गेमों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हालांकि मैं खुद देखता हूँ, जो उत्तर प्रदेश के चाहे अपने हलके की हम बात करते हैं, जो स्कूल्स हैं उनकी कंडीशन ठीक है, सो है। तो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सकें? क्योंकि क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स की भी जो मेंटालिटी है कि बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल करके प्राइवेट स्कूल्स में दाखिल कर दो ताकि अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। तो क्या आपको लगता है कि आपको ऐसा कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों की पढ़ाई के लिए? देखिए, गवर्नमेंट चाहे हमारी यूपी की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो जो सिस्टम उन्होंने फॉलो कर रखा स्टाफ लेवल का, स्टाफ स्कूलों के अंदर में, प्राइमरी के अंदर में पूरा स्टाफ आता है। रीज़न ये क्या है कि जो स्टाफ आता है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट को ही नहीं, कई सब्जेक्ट को भी बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं। लेकिन देखने में ये आया कि स्कूलों के अंदर में टीचरों की एब्सेंट होने के जो कारण हैं, और वो मिकदार 1-2 दिन की नहीं रहती, वो मिकदार काफ़ी लंबी मिकदार रहती है स्कूलों के अंदर में। उसकी वजह से, टीचर की एब्सेंटी की वजह से ही बच्चों को एजुकेशन का जो लेवल होना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, वीक के अंदर में अगर 2 दिन भी इंग्लिश का टीचर नहीं आया तो जो बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है, ABCD सीख रहा है, अल्फ़ाबेटिक के बाद सीख रहा है, वो उसमें कमज़ोर रह पाएगा, क्योंकि वहाँ टीचर का उसे कोऑपरेट नहीं मिल पाया। 2 दिन की एब्सेंट होगी, 2 दिन टीचर नहीं आ पाया, तो उसकी वजह से टीचर को वो सारी, बच्चों को वो सारी चीज़ें जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई। और इसमें टीचर का ही नहीं, हमारे नुमाइंदगी का भी इसमें है, रोल है, क्योंकि हमारे नुमाइंदे इस तरफ देखा ही नहीं कभी के जाके कि भाई स्कूलों की हालत कैसी है, स्कूलों की पढ़ाई कैसी है। दिल्ली के अंदर में हमारी पार्टी ने जो ऑलरेडी टीचर्स गवर्नमेंट ने लगाए थे, उन्हीं टीचर को ले जाकर उनको सारी ट्रेनिंग दी है। यूपी में आ गए हमारे टीचर, दिल्ली के टीचर यूपी में आए और यूपी में उनको ट्रेनिंग दी गई। सेम वही टीचर हैं जो कल टीचर थे जब स्कूल का रिजल्ट बहुत डाउन आया करता था, और जब आम आदमी पार्टी आई तो वही सेम टीचर थे जो आज दिल्ली के अंदर में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छे लेवल पर आया। आज लोग बाग मन से कहते हैं कि अगर हमें एडमिशन कराना है तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कराना है। यानी कि वो एक उस मॉडल को आप यहाँ लाना चाहते हैं? बिल्कुल 101%। अब जो दासना क्षेत्र की जनता है या वो लोग जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप किस तरह का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? मैं दासने की, अपने क्षेत्र की जनता को, अपने प्यारे साथियों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चुनो, ऐसी पार्टी को चुनो जो कहती है वो करके दिखाए। आने वाले वक्त के अंदर में पूरी यूपी के अंदर दासने में चुनाव नहीं होगा, पूरी यूपी के अंदर में निकायों का चुनाव होने वाला है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम ये कहें कि मतदान के दिन अपने मत का अधिकार जरूर करें। वोट देना ज़रूरी है। वोट देना हर वोटर का हक बनता है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं अपने प्यारे साथियों से इस बात को तवज्जो से कहूँगा कि इलेक्शन 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए या 4 महीने बाद आए, उसकी तैयारी आज से ही कर लें। जिस दिन मतदान हो उस दिन अपने आप को बिल्कुल फ्री रखें, और फ्री रख के सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो मतदान करें, क्योंकि मतदान भी उसी कैटेगरी में आता है जिस तरह से हम कन्यादान का दान करते हैं।
कन्या को जब दान करते हैं उसी तरह से मत का एक दान है, मत का दान है। हम दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं कि हमारी राय के अंदर में फला कैंडिडेट, फला आदमी, फला पार्टी मजबूती से अच्छी तरह से है। तो मैं पहले तो अपने साथियों को कहूँगा कि मतदान जरूर करें और ज़्यादा मकदार में करें। दूसरी साथियों से ये बात कहूँगा कि काम के लिए वोट दें। खास कस्बे के प्रतिनिधि अच्छे होते, अच्छा काम करते तो डासने का जो मेन हाईवे जिसे NH9 कहा जाता है, जिसने डासने की लुक को एकदम चेंज कर दिया, वो ऐसा नहीं होता। ये इस पे गौर फिक्र होता तो शायद यहाँ एलिवेटेड रोड होता, और एलिवेटेड रोड होता तो डासने की एक एंट्री नहीं, 3-4 एंट्री बहुत सॉलिड होती। आज डासनी की कई एंट्री हैं जो रॉन्ग साइड से आना पड़ता है, जिनको रॉन्ग साइड से आना पड़ता है, जो अपराध की कैटेगरी में आता है, रॉन्ग साइड आता है। जाते जाते आपने एक मुद्दा दे दिया, ये एलिवेटेड रोड का दे दिया। जी, कमी किसकी रही होगी इसमें? जाहिर सी बात है प्रतिनिधि की कमी रही होगी। भाई गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी, जो प्लान बनाती, गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है। अभी GDA ने 31 का मास्टर प्लान तैयार किया, उसने लॉन्च नहीं किया। वो पहले जो लोगों के बीच में जाती है, तो कुछ हमने ये मास्टर प्लान तैयार किया, इसमें कोई कमी बेशी हो, हमने रोड यहाँ दिखाए हैं, हमने पार्क यहाँ दिखाए हैं, हमने ग्रिल बेल्ट यहाँ दिखाई है, हमने सिविल यहाँ दिखाया। तो अगर कुछ आपको लगता हो कि यहाँ ना हो कि यहाँ हो, यहाँ ना हो कि यहाँ हो, तो आप हमें अपनी राय दें और उस पर हम आपकी राय को देखेंगे। अगर वो सूटेबल होगी तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे वहाँ पर। काश जब ये भी हमारा एलिवेटेड, जब ये हमारा रोड बना होगा, NH9 बना होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे प्रतिनिधियों के पास गया होगा या नहीं गया होगा? आप ये बताएं, गया होगा या नहीं गया होगा? जाहिर सी बात है गया होगा। जब हमारे कस्बे से जो होता हुआ जाता है तो हमारे प्रतिनिधि के पास जरूर गया होगा, 100% कह रहा हूँ यहाँ पे। और गया होगा तो वो सारी चीज़ें वो चिन्हित कर लेते कि अगर ये वैलिडिटी, इसका कल स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा तो हमारा डासना कैसा नजर आएगा। आज डासने का दूसरा पार्ट रफीकाबाद जिसे हम कहते हैं, वार्ड नंबर 12 जो डासने का पार्ट के अंदर में, वो बिल्कुल डार्क हो गया है। रफीकाबाद की आप बात करते हैं? रफीकाबाद की अगर मैं बात करता हूँ, रोड जो उस तरफ, रोड के उस तरफ का जो भी एरिया आता बिल्कुल डार्क हो गया, पता नहीं चल पाता। अगर पास यही रोड एलिवेटेड होता तो बिल्कुल ओपन होता, हमारी एंट्री बिल्कुल ओपन होती। जो डासने का जो मेन बस अड्डा है वो बिल्कुल ओपन क्लियर होता। जो हमारी आज व्यवस्था है, आप आओ, हमारे डासने के अंदर में कितने लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, मिलने वाले आते हैं, सारे लोग आते हैं। जब डासने में एंट्री करते हैं तो ट्रैफिक पे कितना हार्ड है वहाँ पे। इतने जब में ई रिक्शा की पार्किंग होती, ऑटो रिक्शा की पार्किंग होती, जो हमारे ठेली पटरी वाले काम करने वाले हैं, फल सब्जी बेचने वाले काम है, उनको सबको एक जगह मिलती, उनको अच्छा से लगता, एक लुक लगता कि हाँ भाई हाँ हम डासने में एंट्री कर रहे हैं। HFT को शेयर करें और इसको कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें इसको।